इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेता करण शर्मा। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती की स्टूडियो में। मेरा सौभाग्य है, मैं खुद रेडियो से जुड़ा रहा हूं पहले। हाँ, बल्कि विविध भारती से भी जुड़े रहे। पहले उन्हीं दिनों को याद करते हैं। जी जी जी, जरूर। तो बताइए कि वो कैसा अनुभव होता था जब विविध भारती से आप जुड़े थे। सबसे पहले मैं रंगमंच से जुड़ा, रंगमंच के बाद मैं रेडियो से जुड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो विविध भारती एक डिसिप्लिन सिखाता है, एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी है या फिर किसी भी कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप एक प्रोग्राम करते हैं, लाइव प्रोग्राम करते हैं, तो एक जिम्मेदारी की बात होती है। आपको लाखों लोग और उससे भी ज़्यादा लोग सुन रहे होते हैं, तो आप एक जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके चलते हैं अनुशासन के साथ। वो बड़ा काम आता है भविष्य में। बिल्कुल सही है। तो जाहिर है कि जब आप स्टूडियो में आए तो आपको वो पुराने दिन बिल्कुल याद आ गए होंगे, माइक्रोफोन के सामने वाले दिन। एक्चुअली जो एक्टिंग का कीड़ा जो लगा वो पुख्ता हुआ हमारा ग्रेजुएशन से। अच्छा, ओके। फर्स्ट ईयर से हम लोगों ने ड्रामा शुरू किया, फिर उसके बाद कुछ और समझ आया नहीं, तो हमने कहा भैया अब इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पिताजी ने कह दिया था, एक अल्टीमेटम दे दिया था, तुम्हें जो करना है करो, हाँ, एकेडमिक्स अपने ग्रेजुएशन तक पूरी कर लो। ओके। तो फिर हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर हमने इस चीज को आगे बढ़ने दिया। अच्छा, लेकिन ये जो एक्टिंग है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्कूल के ज़माने से? नहीं, स्कूल के ज़माने से बिल्कुल नहीं। मुझे मंच पे चढ़ने में बहुत डर लगता था। कभी मुझे स्कूल में बोला जाता था कि अगले दिन तुम्हें कमांड बोलनी है, तो मैं छुट्टी मार लेता था, मैं बंक मार लिया करता था। और ये बात घर वालों को भी नहीं मालूम थी। और कॉलेज में ही बेसिकली फर्स्ट ईयर में हम लोग जब आए तो हमारे कल्चरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा एक फॉर्म भरने के लिए कि भैया यहाँ कल्चरल फॉर्म है, इसमें कुछ एक्टिंग मॉडलिंग जैसी चीज़ें हैं जो आप भरना चाहते हैं। तो थोड़ा रंग गोरा गोरा था, तो दोस्तों ने कहा ये इसमें टिक कर दे, एक्टिंग मॉडलिंग में कर दिया। फिर वहाँ से थिएटर की शुरुआत हुई। तो बाहर से प्रोफेसर्स आए, कुछ लोगों ने हमारे सीनियर 16 साल पुराने सीनियर विजय राज, वो भी हमारे कॉलेज आए और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जहां से चीज़ें शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लड़कों में वो आग दिख रही है। अरे वाह! और वो आग मैंने अपने अंदर मानी और फिर मैंने अपना सिलसिला आगे बढ़ा लिया। लेकिन जब एक्टिंग की तरफ आप बढ़ने लगे तो घर वालों की क्या रिएक्शन थी? फेवर में तो नहीं थे, स्पेशली पिताजी का ये था कि पढ़ाई करो, और बाकायदा मेरे पास एमए के फॉर्म्स आ जाया करते थे कि एमबीए भरो। मेरा भाई भी एमबीए के फॉर्म ले आया करता था। तो बड़ी मुश्किल से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी खुद की ड्यूटी होती है कि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, क्योंकि वो लोग अपनी जगह पे सही हैं, वो इस फील्ड से नहीं है और वो उनको कन्विंस करना हमारे हाथ में है। तो फिर मैं ज़बरदस्ती उनको नाटक दिखाने ले जाया करता था, तो उनको समझ आया कि हाँ, ये फिल्मों से कुछ अलग चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट की, जहाँ पे फिर मैंने उनको अपना नाटक दिखाया। फिर अखबार में तस्वीर छपी, तब उनको लगा कि हाँ, ये जो कर रहा है सही कर रहा है, ये सही कर रहा है। दिल्ली के थिएटर के दिनों के बारे में बताइए कि किन लोगों के साथ नाटक आप करते थे और वो कौन कौन से नाटक थे? मेरी नाटकों की शुरुआत कॉलेज से ही हुई। कॉलेज के दिनों में मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। उसका श्रेय मैं अपनी बहन को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं थिएटर की तलाश में था और मेरी सिस्टर एक स्कूल में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी। तो वहाँ पे एक थिएटर टीचर आया करते थे बच्चों की वर्कशॉप लेने के लिए। तो वो जिस ग्रुप से बिलोंग करते थे उस ग्रुप में मेरा जाना हुआ। उस ग्रुप का नाम था अनंत। तो वहाँ पे डॉक्टर आशीष घोष मतलब डायरेक्टर थे और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए वो नाटक करा करते थे, अडल्ट्स के लिए भी करा करते थे। तो वहाँ पे मेरी शुरुआत नाटक की वहाँ से हुई। तो हम कॉलेज आधा बंक करके फिर नाटक करने जाते थे वहाँ पे शाम को। बहुत बढ़िया। और फिर जो प्रोफेशनल लेवल पे मैं अभिनय से जुड़ा, उसके बाद मैंने श्री रामचंद्र से कोर्स किया, डिप्लोमा एक्टिंग कोर्स 2 साल। फिर मैं भारती शर्मा जी, क्षितिज थिएटर है उनका, तो उनकी रेपेट्री में 2 साल रहा। तब कौन कौन से नाटक किए हैं आपने? नाटक मैंने कोर्स में बगिया बाछाराम हो गया, और ये आषाढ़ का एक दिन हो गया, नागमंडल हो गया गिरीश कर्नाड का, और बड़े भाई साहब प्रेमचंद साहब की कहानी। ओहो, हाँ, मजा ही आप। हाँ, काफ़ी नाटक। अंडोरा किया, हिंदी में था, सैमुअल बेकेट का नाटक है, और भी कई नाटक किए। अच्छा, ये जो थिएटर के दिन हैं, ये एक एक्टर को किस तरह से संवारते हैं? आपकी जिंदगी में थिएटर की इस ट्रेनिंग का, थिएटर के इस पूरे दौर का क्या योगदान रहा है? मैं फिर से वही कहूँगा, अनुशासन किसी भी कलाकार के लिए बड़ा ज़रूरी है थिएटर, चाहे वो एक्टर हो या ना हो। क्योंकि अगर आपको अपनी चप्पलें कमरे से बाहर सलीके से उतारनी नहीं आएंगी, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी का जो रास्ता है ना, वो बहुत सलीके से नहीं तय कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो रंगमंच ने डिसिप्लिन सिखाया,
तो अनुशासन की वजह से आज जो भी चीज़ें हैं बहुत ही सटीक तरह से मैं कर रहा हूँ, और बाकी जितना समय लगे देखते हैं। मुझे ये बताइए कि वो कौन सा पल था जब आपने ये तय किया कि अब दिल्ली में नहीं रहना है? ये मैंने तय नहीं किया, ये मेरे दोस्तों ने तय किया। अच्छा। हाँ, एक्चुअली मेरे जहन में ये था कि बम्बई जब भी आना है तो अपनी कमाई, अपना पैसा लेके आना है, और घर वालों से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि ये मेरी खुद की चॉइस है ये प्रोफेशन। तो मैं अपने घर वालों से किसी तरह की हेल्प नहीं लेना चाहता था। उनकी सबसे बड़ी हेल्प यही थी कि रजामंदी थी उनकी। तो मुझे लगा कि खुद कमाया जाए। तो कोइंसिडेंटली मुझे एक शो मिला दूरदर्शन का, क्योंकि जीना इसी का नाम है, जो कि बाद में 5 साल चला, और मैंने उसके 40 एपिसोड के लिए कास्ट हुआ था, 450 एपिसोड करके निकला। तो 2 साल करने के बाद मेरे कुछ 60-70 हज़ार रुपए कलेक्ट हो गए थे। और फिर दोस्तों ने कहा कि यार बम्बई जाओ, वहाँ पे तुम्हारे लिए है कुछ। तो फिर मैं बम्बई की तरफ मैंने अपना रुख किया। बम्बई ने किस तरह की ठोकरें दी शुरुआत में? शुरुआत में तकलीफें तो आती हैं सबकी ज़िंदगी में। हम लोग एक छोटे से कमरे में 4-5 लोग रहा करते थे, और खाना बनाना नहीं आता था, और नॉर्थ इंडियन थे तो हमें यहाँ का खाना भी समझ नहीं आया बहुत ज़्यादा टेस्ट में। तो जब खाया तो समझ नहीं आया, फिर हमने कुछ ना कुछ बाहर से लाके बनाने की कोशिश की, तो नमक कम हो जाता था, कभी कच्चा हो जाता था। तो धीरे करके निकाल लिया समय। अच्छा, ये बताइए कि बाहर से आए लड़कों के लिए मुंबई के फिल्म जगत में, टेलीविजन और फिल्मों की दुनिया में या रंगमंच की दुनिया में अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल काम है, और इसके लिए किस किस तरह की बाधाओं से गुजरना पड़ता है? ये बहुत ही टेढ़ा सवाल है। एक्चुअली सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। अभी कोई कहता है कि नेपोटिज्म है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बच्चे काम कर रहे हैं, तो ये भीड़ कभी खत्म नहीं होने वाली है। हर एक इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, वो किस तरह से तय करता है उसके ऊपर है। बस मैं तो यही एक सजेशन दूंगा, राय दूंगा, जितनी मुझे लगता है। आप जब बम्बई आएँ तो अपना जो पॉजिटिविटी जिसे बोलते हैं आप बनाए रखें, बस किसी भी तरह से। ये होगा, ये जो होप है यही आपको यहाँ पे टिके रहने देती है। और सबसे बड़ी चीज़, कहीं लोग सोच के परेशान हो जाते हैं कि यार बम्बई बड़ा अजीब सा है, परेशान कर देता, और कह के चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, जब तक आप खुद इस शहर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इस शहर आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो फिर शहर को एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि जिस हवाओं में, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, आप पहले उसको अपना लीजिए, फिर ये शहर आपको अपना लेगा। बहुत सही है। मुझे बताइए कि जब बम्बई ने आपको अपना लिया और आपको टेलीविजन में शुरुआती दौर में काम मिलने लगा, तो वो कैसे दिन थे? बहुत बढ़िया था। मतलब मुझे हालांकि 2 महीने में एक शो मिल गया था, और फिर उसके बाद एक ऐसा दौर भी आया कि 8-9 महीने कुछ नहीं है। तब मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया। मैं खाली नहीं बैठा। अच्छा। तो कुछ लिखना, कभी म्यूजिक, थोड़ा बहुत, तो किसी भी तरह से आर्ट फॉर्म से मैं कनेक्ट रहा, ताकि मेरा जो क्राफ्ट है उस पे काम होता रहे, जंग ना लगे उस पर। फिर धीरे करके कुछ ना कुछ आता गया। फिर मुझे लगा कि हाँ, मुंबई मुझे साइन दे रहा है कि हाँ अभी मत जाओ, तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा बाकी है। फिर धीरे ग्रोथ होती गई, और अभी भी सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अपने कुछ महत्वपूर्ण सीरियल्स के नाम बताइए हमारे सुनने वालों को। मैंने अभी हाल में ही एक शो खत्म किया है, स्टार भारत पे आता था, चंद्रशेखर आजाद। तो मैं उसमें चंद्रशेखर का किरदार कर रहा था। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? बहुत ही जिम्मेदार किरदार है, और मैं खुद एक देशभक्त अपने आप को समझता हूँ। तो जब मैंने इस पे पूरी पढ़ाई की, चंद्रशेखर साहब पे किताबें पढ़ी, तो मुझे वाकई लगा कि यार 25 साल की उम्र में अपनी जान दे देना देश के लिए, और इतने बड़े स्टेप लेना अकेले, हिम्मत की बात है। क्योंकि 25 साल की उम्र में तो आज की डेट में समझ रहा होता है इंसान की करना क्या है, वो करके चले गए, ये बड़ी बात है। एल्फ्रेड पार्क वाला इंसिडेंट जब आप शूट कर रहे थे तो क्या महसूस हो रहा था? हाँ, वो सबसे पहले शूट वही हुआ। अच्छा। वो हिस्सा सबसे पहले शूट हुआ। खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप उस किरदार में भी होते हैं, और वो घटनाक्रम पूरा एकदम से जिंदा हो जाता है, सब कुछ बाकायदा। बस बार ऐसा लग रहा था कि गलत हुआ उनके साथ जो हुआ। इस तरह से नहीं चले जाना चाहिए था उनको, क्योंकि अगर वो रहते तो शायद कुछ और परिवर्तन होता, कुछ और बदलाव होता। काफ़ी दुख हुआ। लेकिन वो जब सीन कंप्लीट हुआ, तो जब हम लोगों ने देखा स्क्रीन पे उसको, तो अच्छा निकल के आया बहुत। अच्छा, आजकल ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर एक बार फिर बहुत सारा काम टेलीविजन पर और फिल्मों में हो रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि हम जब तक इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे ना, परिवार की चीज़ें ये तो हमारी ज़िंदगी में घट ही रही हैं, लेकिन ज्ञान की बातें बहुत ज़रूरी हैं कि हमारे जितने भी अभी यंगस्टर्स हैं या फिर और जो लोग आने वाले हैं उनके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, जितनी भी लिटरेचर है उन सब्जेक्ट्स पे काम होना चाहिए। बिल्कुल। आपने एक इंडो रशियन फिल्म की है, उसके बारे में बताइए। जी जी जी, वो भी मुंबई आने के 2 साल बाद मुझे अचानक मिली वो फिल्म। वो आइस हॉकी पे बेस्ड थी। अच्छा। लद्दाख में शूट हुआ उसका -25 डिग्री में। ओहो, बड़ा मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पहला शॉट ही उस फिल्म का -30 डिग्री में था, क्योंकि सुबह 5 बजे का शॉट था वो, तो सेल में लेना था और 13,000 फीट पे मुझे चढ़ना था, तो कोई सेफ्टी भी नहीं था क्योंकि लो बजट फिल्म थी। तो मैंने कहा चढ़ जाते हैं। अब उतरने में हालत ख़राब हुई, नीचे कोई है नहीं, उतरना कैसे है, पहाड़ में चढ़ना था, एक लॉन्ग शॉट था ऐसा, तो उतरते हुए हालत ख़राब हो गई, लेकिन लोगों ने संभाल लिया था। क्या बात है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे इंडस रिवर है तो वो -25 डिग्री में जम जाती है, तो वहाँ के लोग ट्रेडिशनल लेवल पे वहीं पे आइस हॉकी खेलते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिल्म पूरी वही थी कि कैसे ट्रेडिशनल आइस हॉकी इंटरनेशनल में तब्दील हुई। ओके, मतलब ये फिल्म करना भी आपके लिए एक दिलचस्प अनुभव बन गया। बिल्कुल, मुझे आइस हॉकी सीखने का मौका मिला, इंजर्ड भी हुआ, बड़ा मजा आया। इसके अलावा एक फिल्म आपने उत्तराखंड में शूट की है, उसके बारे में बताइए। हाँ, फिल्म का नाम राजुला है। हाँ, ये क्या होता है? ये इटर्नल लव स्टोरी है, जैसे शिरीन फरहाद हो गए और रोमियो जूलियट हो गए, वैसी राजुला और मालू शाही की एक प्रेम कहानी उत्तरांचल की है। राजुला एक फीमेल कैरेक्टर है, मालू शाही एक मेल कैरेक्टर है। एक इनकम्प्लीट लव स्टोरी है जैसे बाकी लोगों की रही। तो राजुला एक शौक्यान लेडी थी। शौक्यान एक चरित्र होता है जनरली, जो कि मुंशियारी की लेडीज को कहा जाता है, जो वॉरियर लेडीज होती हैं। तो राजुला उनमें से एक थी। मालूशाही राजा थे दूसरी जगह के, तो इन दोनों के प्रेम की कहानी थी ये। तो मैं मालूशाही का किरदार उसमें कर रहा था। क्या बात है। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? इन दोनों फिलहाल मैं एक नाटक की तैयारी में हूँ, बगदाद का गुलाम, और मेरी एक वेब सीरीज अभी पाइपलाइन में है जो कि जल्द शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब एक्टिंग के असाइनमेंट्स नहीं होते हैं और बीच में कुछ खाली समय होता है, तो उन दिनों में आप क्या कुछ कर रहे होते हैं? मैं अपने ऊपर काम कर रहा होता हूँ पूरी तरह से, अपनी सेहत पे, अपने दिमाग पे। अब दिमाग की बात करें तो दिमाग के लिए सबसे पोषक तत्व हमारे लिए पढ़ाई है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप निखरेंगे। और थोड़ा बहुत म्यूजिक में रुझान है, तो कभी कभी हारमोनियम पे सरगम लेके बैठ जाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो क्या आप हमारे लिए कुछ गुनगुनाएंगे? मैंने दिल्ली में गंधर्व महाविद्यालय से थोड़ी सी क्लासेस ली थी 1-1.5 साल, फिर छोड़ दिया था क्योंकि नहीं हो पा रहा था। खैर, मैं आपको एक वो सुनाता हूँ। बहादुर शाह जफर की गज़ल है जो कि उन्होंने अपने आखिरी लम्हों में लिखी थी। इसका पहले एक स्टोरी बता देता हूँ कि इस गज़ल की जो ओरिजिनल कॉपी आज तक मुझे कहीं मिली नहीं। आपको मिले तो प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। ज़रूर, क्योंकि इसका कंपोजिशन मुझे नहीं मालूम। मेरी मदर किचन में ऐसे गुनगुनाया करती थी, तो बचपन में उनको सुना करता था, तो वहाँ से मैंने बस सुन के तो एक मेल वॉइस में उसको तैयार करके कुछ ऐसा बनाया। बेड़ियों से है जुनून, रिश्ता मेरा जाता रहा, जब से बंधा हूँ जुल्फ में, सिलसिला गाता रहा, बेड़ियों से है जुनून। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा, और आपको गाते हुए सुनना भी बहुत दिलचस्प है। करण, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया बातें करने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अपने करियर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपने सुनी अभिनेता करण शर्मा से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम खत्म होता है। इनसे मिलिए।